यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन कभी निकालने बोलेगा नहीं, जैसे बोला था ना एक्स ऑफ एन देकर तुमको जेड ट्रांसफॉर्म निकालने बोल रहा था, तो वो हमेशा बायलैटरली निकाला जाता है। यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन स्पेशली पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको खुद पता चल जाएगा कि भैया ये तो फिर मजाक ही हो गया, दोनों का नाम मजाक है। देखो अभी तुमको मजाक समझ में नहीं आएगा, जैसे हम दोनों का एक चीज़ बताएंगे फिर जगह बोलेगा ये तो सेम ही चीज़ था, हम लोग का दो बार लिख रहे थे। तो देखो जैसे एक्स ऑफ एन मेरा एक सिग्नल है, ठीक है, तो उसका अगर हम यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो एक एक्स ऑफ जेड सिग्नल बनता है, ये पता है। ये इधर हम यूनिलैटरल लिख रहे हैं, ठीक ना, और इधर बायलैटरल जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए उसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब बायलैटरल में क्या होता था, सेम चीज़ बोले तो एक एक्स ऑफ एन मेरा सिग्नल होता था, उसका हम लोग जब बायलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म लेते थे तो क्या बनता था, एक्स ऑफ जेड। चलो नाम से तो दोनों सेम ही है, फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। फार्मूला में क्या डिफरेंस है, समेसन यहाँ पे क्या होता है n इक्वल टू 0 टू व्हाट, इन्फिनिटी, है ना, एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। बायलैटरल में क्या होता था, सॉरी ये एक्स ऑफ जेड होगा, यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिख दिए, एक्स ऑफ जेड, ठीक है, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, ठीक है, जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि मोटा मोटा क्या है कि खाली एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 से इन्फिनिटी के लिए ये क्या कर रहा है, समेसन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये सिर्फ कॉजल सिग्नल के लिए होता है, बोल सकते हैं। ये कोई भी सिग्नल एक्चुअली इसको सीरियसली मत ले लेना, इसका टेक्निकल नाम है कि नॉन कॉजल, कॉजल, एंटी कॉजल, कोई भी सिग्नल का इसका ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। तो समझ लो यहाँ पर सिर्फ कॉजल सिग्नल, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, इसमें गौर फरमाओ और इसको बोलो, यू जेड टी इक्वल टू सॉरी यू जेड टी किसका, यू जेड टी ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है, इक्वल टू बायलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन। अब बताओ ये दोनों सेम नहीं हो गया, बोलो। बायलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म में हम खाली यू ऑफ एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ, तो हमको फिर वो क्यों निकालने देगा, क्योंकि ये करने के बाद तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग देखते ही थे कि एक्स ऑफ एन के साथ यू एन लगा हुआ रहता था, तो कहीं ना कहीं अनजाने हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिलैटरल भी निकाल रहे थे, है कि नहीं। लेकिन जब तुम्हारा सिग्नल क्या होगा कि उल्टा दिया रहेगा, उल्टा मतलब कि तुम्हारा लेफ्ट साइडेड, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्नल पॉसिबल है, कौन सा, राइट साइडेड। कौन सा पॉसिबल है, राइट साइडेड, यानी राइट साइडेड सीक्वेंस। लेकिन बायलैटरल में क्या होता था, हम लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का भी निकालते थे, तो उसीलिए वहाँ पे एक आरओसी एसोसिएट होता था। अगर राइट साइडेड है उसके लिए अलग आरओसी, लेफ्ट साइडेड है उसके लिए अलग आरओसी, अगर बाउंडेड वाला है मतलब क्या थर्ड केस दोनों बोथ साइडेड, तो उसके लिए एक अलग आरओसी। लेकिन जब तुम्हारा सिग्नल हमेशा सिर्फ आरएसएस के लिए निकालेगा तो उसमें हम आरओसी निकाल के क्या करेंगे, फायदा है, क्योंकि उसमें तो बस एक ही, अगर एक एक्स जेड सिग्नल है तो उसको फिक्स्ड है कि वो हमेशा आरएसएस के लिए होगा, आरएसएस के लिए होगा तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा। अगर एक एक्स ऑफ जेड का जेड ट्रांसफॉर्म तब सेम होता था जब उसका आरओसी अलग अलग होता था। अब यहाँ पे तो आरओसी सेम ही हो जाएगा, तो एक्स ऑफ जेड तो अलग होने का कोई चांस ही नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म में हम लोग आरओसी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं क्या, उसका नॉर्मल ही है। तो इसमें एक्चुअली इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसका क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो अब बता रहे हैं। इसका एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही प्रॉपर्टी के लिए ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी की वजह से ये ट्रांसफॉर्म हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो इसका एज सच कोई यूज़ है ही नहीं। देखे तो कि जो मेरा बायलैटरल था वही मेरा सेम केस है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे डिफाइन होता है कि मान लो तुम्हारा बायलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म में टाइम शिफ्टिंग कैसे लगता था, मान लो एक्स ऑफ एन कोई सिग्नल होता था तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म होता था। अगर ये सिग्नल शिफ्टेड होता था n-1 तो याद है ये कैसे होता था, जेड टू द पावर ऑफ
माइनस है तो यहाँ पे -1 होता था, याद है, इंटू एक्स ऑफ जेड। बताओ, ये सब तो याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो एक्स n+1 होता था तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता था, z⁴ इंटू एक्स ऑफ जेड। देखो यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन का कोई खेल ही नहीं था, क्योंकि ये सिग्नल क्या था, -∞ से आ रहा था। अगर नेगेटिव साइड में कुछ था वो उसको इंक्लूड करता था। लेकिन जो तुम्हारा यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है कि कॉजल सिग्नल, मतलब 0 से स्टार्ट ही होता है। तो हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका इनिशियली कोई कंडीशन उसमें कोई कंडीशन है कि नहीं, कि उसको 0 से पहले अगर उसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं, तो उस चीज़ को हमको यहाँ पे मेंशन करके रखना पड़ता है। तो हम अगर यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म के लिए सेम प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम इसको रट लो माने आसानी है, तो रटना कुछ नहीं है। तो एक्स ऑफ एन का मान लो जेड ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म में एक्स ऑफ n-1 का हो जाएगा तुम्हारा जेड इनवर्स, ठीक है, इनटू एक्स ऑफ जेड। यहाँ तक तो सेम था, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है कि हमको इनिशियल कंडीशन देखना पड़ता है x-1 पे, ठीक है। अगर तुम्हारा क्या है एक्स ऑफ n-2 है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, पॉजिटिव साइड का हमको नीड नहीं है। जब भी होगा हम नेगेटिव साइड के ये जो है ना नेगेटिव वाला, इसी का खाली हम लोग को देखना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो -2 है तो जेड -2 होगा, है ना, -2 इंटू एक्स ऑफ जेड। लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इतना लिखने के बाद तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस जेड इनवर्स लिख के एक्स ऑफ -1 पे वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, प्लस इसमें और एक वैल्यू क्या लिखा है, एक्स ऑफ -2 पे भी वैल्यू चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर मान लो यहाँ पे एक्स ऑफ n-3 आता है, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आसान है, जब एक्स ऑफ एन था एक्स ऑफ जेड था, -1 था तो -1 एक बार प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म, 2 बार था तो वो लिखने के बाद 2 एक्स्ट्रा टर्म, अब 3 बार है तो z⁻³ एक्स ऑफ जेड लिखने के बाद अब इसके बाद 3 एक्स्ट्रा टर्म आएगा। वो 3 एक्स्ट्रा टर्म क्या, इसका ऊपर से कॉपी करो, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये वाला, ठीक है, इसी वैल्यू में तुमको क्या करना, अंदर से पुट करना पड़ेगा ये ये अंदर वाला पार्ट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, z3 वाला लिख लिए, z⁴ इंटू एक्स ऑफ -1 एक बार, ठीक है। फिर उसका नीचे जाएंगे z⁴ में एक्स ऑफ -2 डालेंगे और फिर लास्ट में क्या डालेंगे, एक्स ऑफ -3, ठीक है, 3 2 1 और फिर लास्ट में 0, यानी नॉर्मल वैल्यू। पहले एक्स जेड सिर्फ एक्स ऑफ -1 फिर -2 -3, ठीक है। अब जो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, बोलेगा भैया ये सब कहाँ से लाएंगे, तुमको सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है, इतना से तुमको ध्यान देना, बाकी वो इसका वैल्यू दे देगा, ठीक है, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा। अगर इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है तो फिर अच्छी बात है, हम नॉर्मली सिर्फ यही लिखेंगे, है ना। तो इसका चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं तो ये चीज़ और क्लियर होगा, तो वहाँ से हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको क्या कर देगा, एक सिग्नल दे देगा, ठीक है, बोलेगा इस टाइप का एक सिग्नल दे देगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक सिग्नल दे दिया कि y ऑफ n+2, ठीक है, y ऑफ n+2 थोड़ा छोटा लेते हैं, y ऑफ यहाँ पे क्या ले, y ऑफ n-1 ले लेते हैं, y ऑफ n-1, ठीक है, +2 y ऑफ n, ठीक, और ये किसके बराबर है, x ऑफ n के बराबर, ठीक है। अब बताओ इसमें z ट्रांसफॉर्म लगाओ, तो z ट्रांसफॉर्म जब इसमें लगाओगे तो क्या करोगे, शिफ्टेड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, z⁻⁻1 इंटू y ऑफ z होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इसका शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी, अब बताओ -1 जब होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, प्लस एक्स ऑफ -1, ठीक, प्लस 2 y ऑफ n का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ शिफ्टेड नहीं है तो सिंपली तुम इसको क्या लिख दोगे, y ऑफ z लिख दोगे, इसका z ट्रांसफॉर्म। अरे ये सब यूनिलैटरल z ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, x ऑफ n का x ऑफ z। अब यहाँ से तुम y ऑफ z कॉमन निकालो, y ऑफ z कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, बोलो, z इनवर्स प्लस, हाँ कहाँ, हाँ अच्छा हाँ यहाँ पे y ऑफ -1 है, सही है। अब बताओ ये हुआ, बताओ, अच्छा यहाँ पे ना तुमको इसका वैल्यू दे देगा। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0, या फिर बोल देगा यूनिट स्टेप के लिए, सॉरी ये तुम्हारा कॉजल सिग्नल के लिए निकालो,
तो कॉजल मतलब का पीछे कुछ नहीं है, जीरो होता है, या फिर इनिशियल कंडीशन जीरो दे देगा, तो ये मेरा जीरो हो गया। अगर जीरो नहीं दिया रहता तो कुछ वैल्यू होता, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे इसी को। तो इसमें जब तुम वाई ऑफ जेड को कॉमन निकालोगे तो बोलो ये अंदर बचेगा और उधर क्या बचेगा, उधर तो सिंपल खाली एक्स ऑफ जेड ही है। तो जब तुम वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड करोगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एच ऑफ जेड। वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड इक्वल टू एच ऑफ जेड, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, उधर 1 बचा और इसको नीचे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा जेड माइनस 1 प्लस 2। इसको नॉर्मली क्या करोगे, अगर ये इसको नॉर्मली लिखने जाओगे तो ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा 1 प्लस ये 1 प्लस 2z, है ना। तो बताओ अब ये सिग्नल तुमको मिल गया एच ऑफ जेड। अब बोलेगा इसका तुम ये निकालो, इम्पल्स फंक्शन निकालो, सॉरी अब इसमें तुमको इतना तो क्वेश्चन दे देगा तुमको इस टाइप से। अब यहाँ पे तुमको क्या क्या पूछ सकता है, पहले पूछेगा मान लो इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या कि इनपुट मेरा क्या होना चाहिए। जब इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला जाता है तो एक्शन मेरा क्या होता है डेल टी, ठीक है, होता है ना। अगर हमको बोला जाए दूसरा केस में स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, इनपुट मेरा क्या होना चाहिए, एक्शन मेरा क्या होना चाहिए यू ऑफ एन, है ना। अब यही चीज़ में देखो कि मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है कि फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, और उस टाइप का तुमको एक इक्वेशन दे देगा, वो जो तुम हम टाइम डोमेन वाला दिखाए थे ना, ये ऊपर वाला, इस टाइप का एक सीक्वेंस दे देगा। ये तुम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, देख लेना। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने बोला है तो तुम सबसे पहले क्या करो कि तुम एच ऑफ जेड निकालो, ठीक है, एच ऑफ जेड निकाले तो एच ऑफ जेड क्या क्या निकला, वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड से ये निकला, कुछ वैल्यू आया। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है इनपुट, इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है इनपुट में डेल टी, ठीक है। तो इनपुट क्या है मेरा एक्स ऑफ एन है, तो एक्स ऑफ एन अगर डेल टी है तो एक्स ऑफ जेड बताओगे क्या होगा, बताओ। इम्पल्स रिस्पॉन्स का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1, तो इसका मतलब वाई ऑफ जेड क्या हो जाएगा सिंपली एक्स ऑफ जेड इंटू एच ऑफ जेड। एक्चुअली हम लोग जब सिस्टम पढ़े थे याद है, इसमें कुछ इनपुट होता है एक्स ऑफ एन, ये इनपुट होता है और इसका करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आता है, याद है ना। और यहाँ पे इसका कुछ इसका ट्रांसफर फंक्शन होता था सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक। तो जब तुम इनपुट में डेल टी लगाते थे उसको क्या बोलते थे इम्पल्स रिस्पॉन्स, जब तुम इनपुट में यू टी लगाते थे उसको क्या बोलते थे स्टेप रिस्पॉन्स, अगर तुम आर टी लगाओगे तो क्या बनेगा रैम्प रिस्पॉन्स। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे कि वाई टी इक्वल टू क्या, एक्चुअली हम एन पे चल रहे हैं तो वाई एन इक्वल टू एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच एन, यही ना होता था। और इसको जब तुम ट्रांसफर डोमेन में जाते हो, चाहे लैप्लास में जाओ या फिर फोरियर में जाओ या फिर जेड में जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स जेड इंटू एच ऑफ जेड, है ना। अब डिपेंड करता है एक्स तुम्हारा एक्स ऑफ जेड क्या है। अब एक्स ऑफ जेड तुम्हारा इम्पल्स फंक्शन है तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आता है 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे वाई ऑफ जेड हो जाएगा। जो तुम्हारा एच ऑफ जेड निकला है लास्ट क्वेश्चन में एच ऑफ जेड निकाला ना, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब सिंपली तुमको ये निकालना था, समझ गए। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता फाइंड स्टेप रिस्पॉन्स, क्या कौन सा रिस्पॉन्स स्टेप रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या हो जाता कि वाई ऑफ जेड इक्वल टू एक्स ऑफ जेड। एक्स ऑफ जेड क्या होता है बोलो, यूनिट स्टेप के लिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अगर एक्स एन तुम्हारा यू एन है तो बोलो कोई बताओ एक्स ऑफ जेड क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए क्या होता है ये जेड ट्रांसफॉर्म, बताओ जेड बाई जेड माइनस 1, ये ना होता था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू एच ऑफ जेड, जो तुम्हारा एच ऑफ जेड निकला उसको निकालो, ये मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा कौन सा रिस्पॉन्स निकल गया बताओ स्टेप रिस्पॉन्स। वही अगर इनपुट को तुम आर टी लगा दोगे रैम्प रिस्पॉन्स, समझ गए ये चीज़। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, अब फिर तुमको उसका इन्वर्स लेना है और ये क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए। समझ गए कितना ईजी है, समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे हम एक बार और लेते हैं तो तुम लोग को, या फिर वहाँ पे देखो दिया रहेगा इनिशियल कंडीशन, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन को 0 मान के चलेगा। तो मान लो लिखा हुआ है कि y ऑफ n माइनस 2, ठीक है, y ऑफ n माइनस 2 माइनस 3y ऑफ n माइनस 1, ठीक है, प्लस 4y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1
प्लस 2x ऑफ n, इस टाइप का दिया रहेगा। बोलेगा इसका तुम क्या निकालो, कुछ भी बोल सकता है, पहला इम्पल्स रिस्पॉन्स, दूसरा बोल सकता है स्टेप रिस्पॉन्स, या कुछ भी बोल सकता है। तो तुम सबसे पहले इसका क्या लोगे बताओ, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म लोगे। तो देखो यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो तुम लोग हम बताएं, देखो इस टाइप से लिखना पड़ेगा तुमको। एक्स ऑफ एन के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक्स का वेरिएबल है, वाई भी हो सकता है, तो वाई होगा तो वाई के टर्म में लिखोगे, जेड होगा तो एक्स होगा तो एक्स का टर्म में लिखोगे। अगर मेरा इनिशियल वैल्यू अगर 0 है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको वही दिया रहेगा, तो तुमको सिंपली क्या करना है, इधर वाला टर्म को एक्सक्लूड कर देना है, तुमको सिर्फ ये वाला टर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम दे दिए इनिशियल कंडीशन 0, इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0, तो वो टर्म लिख के हमको फायदा है नहीं। तो यहाँ पे बताओ कोई क्या होगा, वाई ऑफ, पहला क्या लिखेंगे बताओ, जेड टू द पावर ऑफ -2 इंटू वाई ऑफ जेड माइनस 3 जेड टू द पावर ऑफ -1 इंटू एक्स ऑफ वाई ऑफ जेड प्लस यहाँ पे 4 वाई ऑफ जेड। समझ में आ रहा है। इस पर क्या होगा बताओ, तो माइक ऑन करो, बताओ इधर क्या होगा, बोलो इधर क्या होगा, हो कि निपट गए सब, बताओ। जेड टू द पावर ऑफ -1 क्या, एक्स ऑफ जेड प्लस 2 एक्स ऑफ जेड, जहाँ पे -1 है बस जेड का पावर वो लगा देना, जहाँ पे -1 है वो लगा दिए, -2 है जेड का पावर वो लगा दिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट रखें। अब यहाँ पे तुम क्या करो, वाई ऑफ जेड को कॉमन निकालो, बताओ अंदर क्या बचेगा, जेड टू द पावर ऑफ -2 -3 जेड इनवर्स प्लस 4, ये ना बचेगा। बताओ इधर क्या बचेगा, एक्स ऑफ जेड को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जेड -1 प्लस 2। अब यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालो, एच ऑफ जेड क्या होगा, वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा बोलो, इसको नीचे ले आओ, इसको इधर नीचे ले आओ, तो जेड टू द पावर -1 प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर -2 3 जेड इनवर्स प्लस 4। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, जेड प्लस क्या बचेगा 2 जेड स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस, ये माइनस है, 1 माइनस 3 जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर। आया समझ में। अब ये तुम्हारा क्या निकल गया, एच ऑफ जेड निकल गया, एच ऑफ जेड निकल गया ना। अब तुमको जो निकालना है वो निकालो। अब मान लो तुमको बोला है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए वाई ऑफ जेड को क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ जेड इंटू एच ऑफ जेड। एच ऑफ जेड तुम निकाल के ऑलरेडी बैठे हुए हो, सॉरी 0 नहीं, ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हो। अब एक्स ऑफ जेड निकालो, अब मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, तो वाई ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये डेल्टी के लिए एक्स जेड क्या हो जाता है 1 इंटू एच ऑफ जेड, मैंने सिंपल एच ऑफ जेड का तुम इन्वर्स निकाल के वो निकल गया इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर मान लो स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है तो वाई ऑफ जेड इक्वल टू स्टेप का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड बाई जेड -1 इंटू जो तुम एच ऑफ जेड निकाल के रखे हो, ठीक है। बोलो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स था, ये स्टेप रिस्पॉन्स था, है ना। और ये इसे डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे दिखा दो, ये तुम्हारा एक्स ऑफ जेड इनपुट है, ये आउटपुट वाई ऑफ जेड है, और यहाँ इसका ट्रांसफर फंक्शन एक्स ऑफ जेड है। वाई ऑफ जेड क्या होता है, वही रिस्पॉन्स होता है। अगर यहाँ पे इनपुट में हम इम्पल्स फंक्शन लगाएंगे तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा, स्टेप लगाएंगे तो स्टेप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, एक्स ऑफ जेड इंटू एच ऑफ जेड। बताओ क्लियर एवरीवन। तो ये होता ये तो ये हो गया तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म पूरा खत्म, समझे।